नमस्कार दोस्तों, क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी ना ही तो पुलिस की है, ना ही क्रिमिनल की है। आज की कहानी उनकी है जो पुलिस को क्रिमिनल तक पहुंचाते हैं, यानी कि खबरी, जासूस, मुखबिर जिसे हम कहते हैं। और ये खबरी, जासूस, मुखबिर वाला सिलसिला आज के ज़माने का नहीं है। ये राजा महाराजाओं वाले टाइम से आ रहा है। आपने अक्सर फिल्में देखी होंगी, उसमें पुरानी फिल्में स्पेशली उनमें एक खबरी होता है राजा का, जो राजा को खबर बताता है, उसके बाद में युद्ध होता है। तो एक ऐसी ही खबरी की आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। बाय द वे, जो खबरी होता है वो किसी भी केस को सोल्व करने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब आप ही बताइए, कहीं दूर एक कोई क्राइम हुआ, मर्डर हुआ, डकैती हुई, अब उसका पुलिस को कैसे पता चलेगा? कहाँ पर पुलिस है, कहाँ पर क्राइम हुआ है, पुलिस को कैसे पता चलेगा किसने किया है? और अगर ये पता चल भी गया कि इसने क्राइम किया है, तो इतनी बड़ी दुनिया में उसको ढूंढना इम्पॉसिबल है एक खबरी के बिना। खबरी यहाँ पर बहुत काम करते हैं। कई कई केसेस होते हैं जो पूरे के पूरे खबरी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और खबरी की वजह से ही वो सोल्व हो पाते हैं। और खबरी भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं सरकारी खबरी, जिन्हें हम कहते हैं इंटेलिजेंस, आईबी, स्पेशल सेल, एलआईयू, सीआईडी और भी कई ऐसी सर्विसेज हैं। इनको सरकार की तरफ से एक फिक्स्ड तनख्वाह मिलती है और इनको काम करना पड़ता है। ये सरकारी महकमे में काम करते हैं। और दूसरे टाइप के होते हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए प्राइवेट खबरी। उनका सरकारी महकमों से कोई भी संबंध नहीं है, वो अपने मन से काम करते हैं। और हालांकि सरकारी महकमे में उनके लिए भी सरकार उनके लिए भी फंड्स रिजर्व करके रखती है कि भाई ये फंड्स जो खबरी अच्छा काम करेगा, जो अच्छी टिप्स देगा, उसको हमको देने हैं। और एक पुलिस ऑफिसर कितना अच्छा है, कितना जल्दी वो किसी केस को सोल्व कर सकता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है उस पुलिस ऑफिसर के खबरियों के नेटवर्क पर। जितना स्ट्रॉन्ग उसका खबरियों का नेटवर्क होगा, उतना जल्दी वो किसी केस को सोल्व कर पाएगा। खैर, आज की जो कहानी है वो है इंडिया के सबसे बड़े खबरी की, सबसे तेज खबरी की और सबसे अमीर खबरी की भी। और कई कई काफ़ी बड़े केस सॉल्व करने में मदद की है। और केवल ये पुलिस को ही टिप्स नहीं देता था, चाहे वो आईबी हो, कस्टम हो, नारकोटिक्स हो, ड्रग्स, सबको वो टिप्स देता था। और ख़ास करके कस्टम को काफ़ी टिप्स देता था और कस्टम को काफ़ी माल पकड़वाया और कस्टम से खूब सारे पैसे भी बनाए। एक सच्चा खबरी जिसको कहते हैं, सच्चा खबरी एक बार जिसको बात बता दी, मतलब जिसको बात बतानी है उसको बताई, बाद में उस बंदे को भूल जाना, क्या बात बताई वो बात भूल जाना, और उस बंदे के अलावा किसी दूसरे के सामने बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलना। अब इस खबरी की मौत हो जाती है। इसके 2 साल बाद में एक और खबरी की मौत हो जाती है। और इसके बाद में 3 अप्रैल 2009 को जितने भी खबरी थे मुंबई के अंदर, करीबन 600 खबरी थे उस टाइम, सभी खबरी एक जगह इकट्ठा होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बताते हैं कि एक एक कर कर हमारे सारे खबरी मारे जा रहे हैं, पुलिस के लिए हम इतना कुछ करते हैं, क्या पुलिस हमको प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकती? क्या पुलिस हमारी भी सुरक्षा नहीं कर सकती? खैर, ये सब के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस बताई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और सबसे अलग बात कि सभी खबरियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे, चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे। अब वो उन्होंने इसलिए बांध रखे थे क्योंकि खबरी की ज़िंदगी बहुत रिस्की होती है। अगर किसी को भी पता चल गया, बाहर वालों को सबको पता चल गया कि ये खबरी है, तो पुलिस से भी खतरा है। साथ में जो गैंग है जिसकी उसने टिप दी है, उससे तो उससे सबसे ज़्यादा खतरा है। वो गैंग उसको जल्दी से जल्दी मारने की कोशिश करेगी। मूवीज़ में भी हम देखते हैं कि खबरी को सबसे पहले मारते हैं। आज जिस खबरी की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सबसे अमीर, सबसे पावरफुल खबरी, ये मुंबई के अंदर पैदा हुआ था, कोलाबा एरिया में। माँ बाप ने पैदा होते ही उसका नाम रखा था सलीम सिद्दीकी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, बाहर निकला, तो लोगों ने उसको अलग अलग नाम से पुकारा। किसी ने सलीम कोलाबा वाला बुलाया, किसी ने सलीम खबरी बुलाया, किसी ने सलीम चोर बुलाया, अलग अलग नामों से उसे पुकारा। लेकिन इन सब में से जो सलीम लंगड़ा नाम है, इसका ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। बाद में वो सलीम लंगड़ा के नाम से जाने जाता। इसका भी एक रीज़न था। सलीम का एक बार टिप देते हुए, उसके पास एक स्कूटर था और वो किसी को जल्दी जल्दी में टिप देने जा रहा था। स्कूटर का उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, उसके पैर में चोट आई थी, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा सलीम लंगड़ा। अब मुंबई में कोलाबा एरिया में एक गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन बाद में मेहनत की, काफ़ी एक्टिव था, काम को करने में काफ़ी जोश था, बात इधर उधर नहीं करता था। और इसका बचपन से ही शौक रहा है कि
कहीं एक जगह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो और बाद में दूसरी जगह जाकर उस इन्फॉर्मेशन को बता दो। खबरी का काम यही होता है। इसने भी अपने इसको इस चीज़ों का शौक था और सलीम ने अपने शौक को अपने पैशन में बदल लिया, अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल लिया। अब सलीम अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल कर दिन रात इधर उधर पुलिस को, आईबी को, कस्टम को, सबको टिप्स देता रहता। बड़े से बड़े अफसर के साथ उसकी जानकारी थी, छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ भी उसकी उठ बैठ थी, सबको जानता था। चप्पे चप्पे का सलीम को पता रहता था। और ऐसा भी कहते हैं कि समंदर को, मुंबई के समंदर को सलीम से बेहतर कोई नहीं जानता था। उसको सब पता रहता था कि कौन सा गलत माल, इलीगल माल, ड्रग्स कौन से रास्ते से आ रहे हैं, कहाँ पर हैं। अब इस बीच सलीम की शादी भी हो गई मुमताज नाम की लड़की से। अब इसके बाद में वो सलीम अपना काम करने लग गया। एक दिन सलीम ने बहुत ही बड़ा एक माल पकड़वाया था कस्टम्स को, बहुत करोड़ों का था। तो कस्टम ने खुश होकर सलीम को 18 लाख रुपए एक रकम दी इनाम के तौर पर। अब 18 लाख रुपए आज के समय भी काफ़ी बड़ी रकम है, तो सोचो वो तो 90s की बात थी, उस समय तो 18 लाख रुपए बेहद बड़ी रकम होती थी। सलीम कोलाबा नेशनल बैंक, जहाँ पर उसका बैंक अकाउंट था, वहाँ पर जाता है उस रकम को जमा करवाने बैंक में अपनी बीवी के साथ। सलीम और मुमताज़ दोनों बैंक जाते हैं। अब वो बैंक जाकर जब बैंक के मैनेजर को कहते हैं कि भाई मुझे 18 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा करवाने हैं, तो बैंक मैनेजर के कान खड़े हो जाते हैं कि ये सिंपल सा दिखने वाला आदमी, वैसे सलीम एकदम सिंपल सीधा साधा रहता, सिंपल कपड़े पहनता, सिंपल, कुछ भी फैंसी नहीं। तो जब बैंक मैनेजर ने सलीम को देखा तो उस बैंक मैनेजर को लगा नहीं, इस इंसान की तो 18 लाख रुपए की हैसियत नहीं हो सकती, इसने पक्का कहीं ना कहीं डाका डाला, कहीं से ये चोर के लाए हैं पैसे। बैंक मैनेजर सलीम को एक चाय के बहाने बाहर बिठा देता है और अंदर आकर पुलिस को फ़ोन कर देता है कि हमारे पास यहाँ पर एक बंदा 18 लाख रुपए लेकर आया है, उसकी हैसियत नहीं है 18 लाख की। कोलाबा की लोकल पुलिस आती है, सलीम को उठाकर थाने ले जाती है। अब वो सलीम को पूछते हैं कि ये 18 लाख रुपए तेरे पास कैसे आए, अगर तू बता देगा तो तेरे को पैसे लेकर जाने देंगे, अगर तू नहीं बताएगा तो ये पैसे हम रख लेंगे, आपस में बांट लेंगे, ऐसा कहा कोलाबा पुलिस ने। सलीम ने कहा देखिए साहब, ये पैसे मेरे हैं, मुझे जाने दीजिए और पैसे मैं साथ लेकर जाऊँगा। पुलिस वालों ने फिर से दोहराया कि तू बता दे कि ये पैसे कहाँ से आए, कैसे कमाए तूने। सुबह से शाम हो गई लेकिन सलीम ने इससे ज़्यादा अपना मुंह नहीं खोला। सलीम बस ये इतना कहता रहा कि ये पैसे मेरे हैं, मुझे जाने दो इन पैसों के साथ, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला कि ये पैसे कहाँ से आए। फिर किस्मत से जो कस्टम के वहाँ के कमिश्नर थे दयाशंकर, वो सलीम को ढूंढ रहे थे। सलीम से उनको कोई टिप लेनी थी। वो सलीम को हर एक अड्डे पर, जहाँ जहाँ पर सलीम मिलता है, सब जगह ढूंढ कर आ गई, लेकिन सलीम कहीं नहीं मिला क्योंकि सलीम बैठा था थाने में। अब वो दयाशंकर जी भी थाने पहुँचते हैं, उसी थाने कोलाबा के लोकल थाने, और वहाँ पर जब उनको सलीम और उसकी बीवी दोनों बैठे दिखाई देते हैं थाने में, तो उनको काफ़ी झटका लगता है कि सलीम यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने पूछा सलीम से, सलीम ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे 18 लाख रुपए, और बाय द वे जो कस्टम ने ही उसे 18 लाख रुपए दिलाए थे, और जहाँ पर उसको 18 लाख रुपए दिए गए थे वहाँ पर ही कमिश्नर साहब भी मौजूद थे। तो कमिश्नर साहब को सब कुछ पता था कि ये पैसे कहाँ से आए। पुलिस वालों, लोकल पुलिस वालों को वहाँ के बुलाया कमिश्नर साहब ने। कमिश्नर के सामने, एडिशनल कमिश्नर के सामने उन पुलिस वालों की भी हवा टाइट हो गई। उन्होंने कहा आप इसको पैसे क्यों नहीं दे रहे। अब बाय द वे जो लोकल पुलिस वाले थे वो कोई नहीं जानता था सलीम को कि ये इतना बड़ा मुखबिर है। सलीम केवल उसी से संबंध रखता था जिससे उसका काम था, बाकी किसी को नहीं, कुछ नहीं बताता था। तो कमिश्नर ने कहा कि इनको पैसे दे दो। अब पुलिस वालों ने कहा कि साहब हम तो पैसे दे देंगे, तैयार है पैसे देने को, हमने तो बस इतना ही पूछा था कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, बस इतना सा। अब कमिश्नर ने कहा कि ये इसकी खासियत है, ये नहीं बताएगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप इसको पैसे दे दीजिए और जाने दीजिए। कमिश्नर और सलीम दोनों बाहर आ जाते थाने के। अब कमिश्नर सलीम को कहता है कि यार तू सच्चा खबरी है। वो सुबह से शाम तक, इनफैक्ट रात होने वाली थी, रात तक पैसे लेकर थाने में बैठा रहा, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। और यही होता है एक सच्चा खबरी, अपने प्रोफेशन को, अपने पैशन के प्रति एकदम ईमानदारी से अपना वो काम करता था। अब पैसे लेकर आ गया। अब इस बीच उसने बहुत पैसे कमाए, 18 लाख रुपए के अलावा भी उसने बहुत पैसे कमाए, और
उसने अपना एक मुंबई में घर बनवा लिया ईमानदारी के पैसों से, खुद के पैसों से। साथ में उसने 2 बोट भी खरीदी, एक बड़ी बोट, एक छोटी बोट। बड़ी बोट थी एक फेरी, जो कि फेरी चलती थी गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर अपने कोलाबा तक। वो फेरी किराए पर दी हुई थी, वो चलाते और किराया मिलता सलीम को उसका। सलीम का नेटवर्क अब धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा। जो मुंबई की पुलिस थी वो धीरे धीरे सलीम के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लगी। सलीम के बिना कोई केस सॉल्व नहीं होता था। सारा सब कुछ पुलिस का, कस्टम्स का, आईबी का, सब कुछ सलीम के भरोसे चल रहा था। एक बार तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था सब कुछ सलीम पर। जब भी कोई नया ऑफिसर आता, कोई नया पुलिस वाला आता उस एरिया में, मुंबई में, तो वो सलीम से मिलता कि भाई सलीम ही वो बंदा है जो हमें समझा पाएगा कि मुंबई कैसा शहर है, यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, कैसे जुर्म करते हैं और उनको हम कैसे पकड़ सकते हैं। तो वो सलीम की काफ़ी मदद लेते। सब कुछ चल रहा था, लेकिन 2007 में 2007 में उसकी ज़िंदगी में एक काफ़ी बड़ा मोड़ आता है। 2007 में उसकी एक ऑयल माफिया से मुलाकात हुई। ऑयल माफिया, अब ये ऑयल माफिया, ड्रग माफिया, इन सब के साथ खबरियों का उठना बैठना लगा रहता है। अब जिस ऑयल माफिया से वो मिला था खबरी, उस ऑयल माफिया ने सलीम को कहा कि देख, इंडोनेशिया से 2 इंडोनेशियन सिटीज़न आने वाले हैं, वो मुंबई में रहेंगे, मुंबई में वो किसी को नहीं जानते हम, तेरे को यहाँ पर उनको संभालना है, एक होटल बुक करके देना है और उनका पूरे दिन इधर उधर उनको ले जाना है। अब सलीम को इसकी अच्छी खासी बड़ी रकम वो दे रहे थे, तो कई बार पैसे के लालच में आकर भी हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो सलीम ने भी हाँ भर ली कि हाँ, मैं उनको सब कुछ रखूँगा, करूँगा। अब उसने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, ऑयल माफिया, ड्रग डीलर। उसने कह दिया हाँ भेज दीजिए। इनके साथ इंडोनेशियन सिटीजन मुंबई आए। मुंबई में सलीम ने एक 5 स्टार होटल उनको बुक करके दिया। अब सलीम सुबह से शाम उन्हीं के साथ रहता। सुबह वो निकलते सैर करने, इधर उधर जाते, शाम को वो वापस आ जाते। अब चूँकि वो सलीम के साथ ही रहते पूरे दिन, लेकिन सलीम के सामने वो ऑयल माफिया बिल्कुल भी बातें नहीं करते। और कुछ दिन हो गए, सलीम को उनके अंदर कुछ गड़बड़ लगने लगा। सलीम को वो ऑयल माफिया टाइप नहीं लग रहे थे, क्योंकि अगर ऑयल माफिया होते, ड्रग डीलर होते, तो वो अपनी गैंग से मिलते, जाकर अपने ग्रुप से मिलते, कहाँ से माल आएगा, कहाँ जाएगा, ये सब की डिस्कशन करते। लेकिन वो सुबह निकलते, मुंबई की फेमस जगह पर जाते, फेमस बिल्डिंग्स के पास जाते, उनकी तस्वीरें लेते, वापस आते और लैपटॉप में अपलोड कर देते। बस पूरे दिन वो यही काम करते थे। थोड़ा सोचा सलीम ने इसके बारे में, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचा भाई, उस नहीं दिमाग लगाया उसने। फिर एक दिन जो इंडोनेशियन सिटीजन थे, दो लोग थे, उन्होंने कहा कि हमको होटल में नहीं रहना, अभी हमको थोड़ा और लंबा रहना है, कब तक होटल में धक्के खाएंगे, आप हमको एक किराए पर घर लेके दे दीजिए। सलीम ने अपनी बीवी के नाम, मुमताज़ के नाम, एक कोलाबा में ही उनको घर लेकर दे दिया किराए के ऊपर। अब वो उस किराए के घर में रहने लगे। अब धीरे धीरे जो इंडोनेशियन सिटीजन थे उनको सलीम पर काफ़ी भरोसा होने लगा। सलीम उनके पूरे दिन साथ रहता, वही था इंडिया के अंदर जिसको वो जानते थे। तो एक दिन उन्होंने सलीम के सामने अपना राज उगल दिया। उन्होंने सलीम को कहा कि हम जो अमेरिकी कॉन्सुलेट है उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं, हम हमला करने ही यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर सलीम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सलीम उनको समझ रहा था ऑयल माफिया, ड्रग डीलर, लेकिन वो तो निकले आतंकवादी, सीधा आतंकी हमला करने की बात कर रहे हैं अमेरिकी कॉन्सुलेट पर। उनको पता था कि सलीम के पास एक बोट है, छोटी बोट है, तो उन्होंने सलीम को कहा कि तुम्हारे पास एक छोटी बोट है, हम उस छोटी बोट में RDX भरकर लाएंगे और सीधा अमेरिकी कॉन्सुलेट के ऊपर विस्फोट कर देंगे। अब अमेरिकी कॉन्सुलेट समंदर के किनारे ही थी, तो बोट्स का प्लान उनको सबसे सही लगा। अब सलीम ने वहाँ पर तो हाँ हूँ भरकर कैसे तैसे अपने घर आ गया, अपनी बीवी के पास। उसने बीवी को सारी बात बताई कि भैया इससे तो मैं फंस जाऊँगा, इतने दिन से मैं उनके साथ घूम रहा हूँ और वो तो आतंकवादी हैं, पुलिस मेरे पर शक करेगी, मेरे को पकड़ लेगी। उसकी बीवी ने कहा कि अभी भी वक्त है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, अभी भी तुम पुलिस को साथ कर सब कुछ बता दो कि क्या क्या हुआ है। अब सलीम की बड़े बड़े नेटवर्क्स थे, बड़े ऑफिसर से जानकारी थी, तो वो IB के कमिश्नर के पास जाता है। उनके पास जाने के बाद में पुलिस को वो सारी बात बता देता है। किसी ने कहा था कि भाई 2 ऑयल माफिया आएंगे, ड्रग डीलर आएंगे, उनको रखना है, इधर उधर घुमाना है, कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो तो आतंकवादी हैं, अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला करना चाहते हैं। ये सारी बात पुलिस को बताई। जब सारी बात पुलिस को बताई, पुलिस ने कहा कि तुम वापस उनके पास जाओ और जैसे रोज तुम उनके साथ निकलते थे वैसे ही अब तुम निकलो, बिल्कुल भी बदलाव मत करो,
क्योंकि उनको शक हो जाएगा। हम पीछे से धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनको रंगे हाथ पकड़ने की तैयारी करते हैं। सलीम फिर से उनके पास चला जाता है, उनके साथ वैसे ही आम जिंदगी फिर से जीने लगता है। उनको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ सलीम के ऊपर। फिर एक दिन अचानक से चुपचाप ही जो दोनों इंडोनेशियन के लोग थे उनको पकड़ लिया पुलिस ने, चुपचाप ही इंडोनेशिया डिपोर्ट कर दिया। अब इंडोनेशिया क्यों डिपोर्ट कर दिया ये भी एक कहानी है जो कि आज तक सुलझी नहीं है। हालांकि उन्होंने अमेरिकी कौंसुलेट पर हमला तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पूरी साजिश तो करी थी, सब कुछ तैयार था, सब कुछ प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला, उनको सीधा इंडोनेशिया डिपोर्ट कर दिया गया। सलीम अब काफ़ी खतरे में आ गया था क्योंकि उसने 2 ऑयल माफिया को पकड़वा दिया था, दरअसल आतंकवादियों को। तो जितने भी इंडोनेशिया के ग्रुप थे, बाय द वे जो लोग आए थे उनको दाऊद इब्राहिम का भी सपोर्ट था, तो इनके सभी मुंबई के अंदर भी काफ़ी बड़ा इनका लिंक था। और अब सलीम की जान को खतरा था क्योंकि उसने उनका प्लान फेल किया। अमेरिकी कौंसुलेट पर हमले करने वाला प्लान सलीम ने फेल कर दिया और सलीम सबके सामने आ गया। तो एक दिन ऐसे ही 8 सितंबर 2007 को दारूखाना के पास सलीम अपनी बाइक पर, अपनी स्कूटर पर अपनी बीवी के साथ जा रहा था। अचानक से तेज़ रफ्तार में एक ट्रक आता है और उनकी स्कूटी को टक्कर मारता है। जल्दी से सलीम और उसकी बीवी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जे हॉस्पिटल, लेकिन उनकी जान नहीं बचा सकी। पुलिस ने सारी तफ्तीश की लेकिन पुलिस के कुछ हाथ नहीं लगा। जो ट्रक ड्राइवर था जिसने टक्कर मारी थी वो भी पकड़ा गया, मोहम्मद अंसारी ट्रक ड्राइवर का नाम था। लेकिन फिर एक दिन जब ये सारी खबरें अखबार में छपी तो एक फॉरेन में एक आदमी रहता था, उसने सलीम का एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा था। जब उसने अखबारों के अंदर ये खबर पढ़ी तो उसने पुलिस को एक मेल लिखा कि नहीं, ये एक आम एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि अगर एक आम एक्सीडेंट ही होता तो वो ट्रक ड्राइवर सलीम के स्कूटर पर ट्रक चढ़ाने के बाद में सीधा भाग जाता। वो ट्रक ड्राइवर ना कि भागा, वो पीछे मुड़ा, सलीम के स्कूटर पर सलीम के ऊपर एक बार फिर से ट्रक चढ़ाया, उनको फिर से कुचला और जब उसे कंफर्म हो गया कि हाँ मर गया तब वो गया। अब अगर कोई आम एक्सीडेंट होता तो वो भाग जाता। अब ये मर्डर था, ये साजिश थी, इसीलिए उसने वापस सलीम के ऊपर ट्रक चढ़ाया। खैर पुलिस ने खूब तफ्तीश करने की कोशिश की लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और लास्ट में इसको एक एक्सीडेंट का करार देकर फाइल को क्लोज कर दिया। उसके 2 साल बाद एक और खबरी मारा जाता है, उसके दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इरफान चिंदी नाम था। अब इसके बाद बीच में एक दो खबरी छोटे मोटे और मारे जाते हैं। तो अब इसीलिए वो शुरू में मैंने आपको कहा था कि 3 तारीख को वो मीटिंग करते हैं, 3 अप्रैल को। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो धीरे धीरे जितने भी खबरी थे वो मारे जा रहे थे, सभी का राज सामने आ रहा था। तो वो खबरियों ने एक ही कहा उनमें से कि हम पुलिस को इतनी बड़ी सूचना देते हैं, इतने बड़े बड़े केस सॉल्व करवाते हैं पुलिस के, लेकिन क्या पुलिस हमारी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकती? सारे खबरी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने टिप्स देना बंद कर दिया था। तो अगर आप खबरी टिप नहीं देगा तो पुलिस का काम मुश्किल हो जाएगा। तो एक राकेश मेहरिया नाम के पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे और आपको आपसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है अपनी सुरक्षा की। और बाद में जो मामला था खबरियों की मौत का वो काफ़ी कम हो गया। खैर ये थी कहानी दोस्तों सबसे अमीर खबरी की, इंडिया के आज तक के सबसे अमीर खबरी की। और जितने इनाम, जितने पैसे सलीम ने कमाए आज तक उसके आसपास भी कोई नहीं जा पाया, कोई उतना पैसा नहीं कमा पाया, कोई किसी का भी उतना बड़ा नेटवर्क नहीं था। कोई भी आपका काम हो, अगर आप उसको पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरे लगन के साथ करते हैं, पूरी मेहनत के साथ करते हैं, तब सब कुछ मिलेगा आपको उस काम से, चाहे से वो छोटा हो चाहे से बड़ा हो। यही थी दोस्तों आज की कहानी। होप करता हूँ आपको पसंद आएगी। सलीम लंगड़ा की ये कहानी थी। कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताना, और अपना वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताना। मुझे क्या क्या सुधार करनी चाहिए ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम की दुनिया से रिलेटेड कहानियाँ सुनने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद।